हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं हमारा जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है हमारी, उसका अगला टॉपिक है हमारा अगली कड़ी है, वो है वाटर। तो हम हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे चलते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप नए हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो जो कोई भी नई अपडेट होगी, वो आप तक पहुँचाने में हमें सहूलियत होगी। तो चलो आइए देखते हैं हम एक-एक करके। पहले हम हमारे क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे चलेंगे कि हमको क्या देखना है और क्या-क्या समझना है। तो चलो आइए एक-एक करके हम इनको देखते हैं और इनको ध्यान से देखना और फिर आगे हम इसको चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं, मतलब वर्षण किसे कहते हैं। सेकंड है वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है। थर्ड है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फोर्थ है हमारा महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिफ्थ है ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। अगला है सिक्स, वो है महासागरीय धाराएं क्या हैं और इनको भी जानेंगे। समुद्री जल नमकीन होता है क्यों, इसका कारण जानेंगे। दूसरा, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है क्यों हो रहा है, इन सब बातों को एक एक करके जानेंगे। तो चलो आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो है जल चक्र वाटर को। तो ये है हमारा, आप एक एक करके यहाँ पे देखेंगे और ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे भी। तो चलो आइए देखते हैं। आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती होगी, जैसे ही हम वाटर का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, जैसे नदी, जलप्रपात या वर्षा की रिमझिम, या अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। और जब बरसात आती है तो जो बच्चे होते हैं वो पानी में जो गड्ढों में पानी भर जाता है उसमें कागज़ की नाव बना बना के तैराने लगते हैं ऐसे। और यही दोपहर तक ये गड्ढों का पानी गायब हो जाता है। तो ये कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सूर्य के ताप, आप यहाँ पे देखो, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे जाता है। अगला देखते हैं, ये है हमारा, इसको बोलेंगे हम जल चक्र किसे कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। अगला हम, ये है हमारा, आप यहाँ पे इसको देखो, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में खेती में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ये लवण जल के स्रोत हैं हमारे नदी, ताल, सोते जिसको पौंड स्प्रिंग बोलते हैं, और हिमनद। और जो लवण जल है वो है महासागर और समुद्र का पानी, जो सभी लवण जल है। इसके बाद में हम देखते हैं ये कि जो महासागर का जल लवणीय होता है वो क्यों होता है, उसका रीज़न जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, इसके कारण हमारा ये नमकीन होता है। और आप यहाँ पे ये वाटर साइकिल को भी देख सकते हो, कैसे कैसे ये जो भी वाटर होगा, कोई भी तालाब, समुद्र वगैरह से पहले बाष्पीकृत होगा, इवोपोरेशन होगा, फिर बादलों में जाएगा, बादलों में यहाँ पे संघनन होगा। आर्द्रता ग्राही नाभिक का होना जरूरी है संघनन होने के लिए, यह आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, वर्षण होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, फिर रन ऑफ जो भाई होता है। इस तरह से ये वाटर साइकिल चलती रहती है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं हमारा जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, इसको भी हम देखेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, इसको भी जानेंगे, क्यों करना पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो जल का वितरण कैसे कैसे है, तो आप यहाँ पे जल का वितरण को देख सकते हो कैसे कैसे हैं। ये यूपीएससी में 2023 में या 22 में दोस्तों प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जल का वितरण कितना है, क्या है। महासागर का जल होता है 97.3, ये
लवणीय वाटर होता है, लवणीय जल होता है। दूसरा बर्फ क्षत्रक 2%, और भूमिगत जल 0.68%। झीलों का लवण अलवण जल, स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इसका होता है 0.009%। नमकीन झील का होता है 0.009%। और वायुमंडल एटमॉस्फेयर में होता है 0.0019%। और नदियों में होता है 0.0001%। और टोटल मिलाकर 18% होता है। तो दोस्तों, ये बर्फ से लेके और नदियों तक ये होता है अलवणीय जल, जो केवल लगभग 3% के आसपास ही पाया जाता है। और ये 97.3% ये लवणीय जल होता है, और ये अलवणीय जल होता है। ठीक है, अब यहाँ इनको भी देख लेते हैं। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। अगला ये भी है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता होती है। और अगर वहाँ पे कोई तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। जो नमक की अधिकता होती है वो इसको सघन बना देती है। आगे देखते हैं अब हम। यहाँ पे एक क्रियाकलाप भी दे रखा है, आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो कि भाई 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें से 12 चम्मच को बाहर निकालिए, और उसके बाद में बता रखा कि 9 चम्मच बर्फ़ की छत्रक हो जाएगी, 2 चम्मच भौमजल हो जाएगा, आधा चम्मच लवण जल हो जाएगा झीलों में, और 1 बूंद पानी की केवल नदियों में हो जाएगा। तो ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और पानी एक ऐसा बहुमूल्य संसाधन है जिसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, और यही हमारी प्यास बुझा सकता है। आगे देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलना कितना अच्छा लगता है, जैसे जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन और समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मन मोहित कर देने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरीय जल की गति को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, ये 3 कारक है जो इसको गतिमान बनाए रखते हैं। ये भी देख सकते हो कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसका मनाने का कारण क्या है कि जल को संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जा सके। जो भी वाटर कंजर्वेशन की जो हमारी मेथड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए वाटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आगे देखते हैं तरंगे। समुद्री तरंग पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। ये कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। ठीक है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ठीक है, जब महासागरों का जो जल होता है वो लगातार उठता है और गिरता है, इन्हें तरंग कहते हैं। तरंग कब बनती हैं? जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंग उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंग भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आगे देखते हैं तूफान वगैरह। तूफान में तेज वायु चलने वाले विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठने लगती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, मतलब पत्थर नष्ट हो जाती हैं। और ये जो विशाल सुनामी है वो 150 मीटर तक हो सकती हैं, और अब तक की ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती थी। और 2004 में आपको पता है भारत में भी के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था सुनामी के कारण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो भारत के अंतर्गत है।
और आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, उसके बारे में वर्णन किया गया है 2004 में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी की तरंगे और पोताश्री तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। यहाँ पर भूकंप के नाइन स्केल का भूकंप आया था। 9 स्केल का भूकंप आया था और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्री तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हुई थी। इसके कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमाओं का धुरी दक्षिण पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो भी पूरी तरह से डूब गया था। और सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंग सुमात्रा की तरफ से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंग की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी, साथ ही इनकी गति 700-900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तक कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक लोग घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुनामी सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि वहाँ भूकंप क्रियाएं बहुत कम होती हैं। इस कारण से साथ में दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर का निरीक्षण और आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसे हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को, उस सरप्राइज को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से दिन में 2 बार, आप यहाँ पे देखो, नियम से दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे हटता है तो उसे भाटा कहते हैं। आप यहाँ पे इन कंडीशनों को भी देख सकते हो आराम से। ये लघु ज्वार भाटा की कंडीशन है, ये बृहद ज्वार भाटा की है, ऐसे देख सकते हो। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय ऊंचे ज्वार आते हैं। जब तीनों एक सीध में होते हैं ना, इस टाइम पे, इस सिचुएशन में उच्च ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार भी कहते हैं। लेकिन चंद्रमा जब अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं।
ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब जो ज्वार भाटा होता है वो क्या, इनके लाभ है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको देखेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज और बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो चार फायदे हैं। एक तो नौ संचालन में सहायक, जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में, मछली पकड़ने में, और दूसरा चौथा विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धारा गर्म जल धारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम इसको। ये आगे देखते हैं हम। आगे हम आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं। पहले आप इस डायग्राम को देख सकते हो। ये है, यहाँ पे आपको एक एक करके देखना होगा। यहाँ पे ये है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, विनिपेग लेक है, सुपीरियर, हुरोन, और यहाँ पे साल्ट लेक सिटी है, मिसिसिपी रिवर है, कैस्पियन सागर है, अमेजन रिवर है, दक्षिण अमेरिका कर्क रेखा, ठीक है। उधर देनुब रिवर, काला सागर, भूमध्य सागर, नाइजर रिवर, नील नदी, लाल सागर, विक्टोरिया सागर, कांगो नदी, ऑरेंज रिवर, कैस्पियन सागर, होंगहो रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, इधर दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कर्क रेखा, इधर ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर, कोरल सागर, ये सब है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और करनी है। जो भी आपको ये देखने को मिल रहा है इसमें आपको एक करना है, जितने भी कलर के नाम पे, रंग के नाम पे सागर है ना, जैसे काला सागर है, येलो सागर है ना, रेड सागर है, वाइट सी है, उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कौन कौन से कलर के नाम पे कौन कौन से सागर का नाम है। तो ये आपको होमवर्क है। अगला इस डायग्राम को भी हम देखते हैं, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको यहाँ पे देखिए, इससे हमको ये जल धाराएं कहाँ से कहाँ बहती है उसके बारे में जानकारी जरूर अवश्य मिलेगी। हम देखते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, जो गर्म जल धारा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इधर जाएगी, और जो ठंडी जल धारा है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। तो आप इसको यहाँ पे आराम से देख भी सकते हो। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म जल धारा है, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी जल धारा है। तो आप यहाँ पे एक एक करके देखो पहले कौन कौन सी हम गर्म जल धारा है और कौन कौन सी ठंडी है। तो गर्म जल धारा पहले हम देखते हैं, विषुवत है और कुरोशियो जल धारा, ठीक है। और यहाँ पे उत्तरी विषुवत, और ये गल्फ स्ट्रीम, ये उत्तरी अटलांटिक अफवाह, और इधर ये अलास्का, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी विषुवत धारा, इधर विषुवत विपरीत धारा, ठीक है। इधर इक्वाडोर विपरीत धारा, इधर ब्राज़ीलियन धारा, इधर पश्चिमी वायु प्रवाह, इधर ये अलास्का विषुवत विपरीत धारा, ये। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। अब दूसरा हम देखते हैं, जो हमारी ठंडी जल धारा, उनको भी हम देखते हैं। ठंडी जल धाराओं को देखते हैं। ठंडी जल धाराओं को हम इससे देखते हैं, ठीक है। आप देखिए, आइए। ठंडी जल धारा जैसे लेब्राडोर जल धारा जो ठंडी जल धारा है, ऐसे कैलिफोर्निया जल धारा ठंडी जल धारा है। दूसरा फोकलैंड जल धारा ठंडी जल धारा, हम्बोल्ट जल धारा, पेरुवियन जल धारा ठंडी जल धारा, पश्चिमी वायु प्रवाह ठंडी जल धारा, वेनेजुएला
वेनेजुएला ठंडी जलधारा है, इधर ये पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी जलधारा, इधर ये ओएसियो ठंडी जलधारा, इधर ये कैनारी ठंडी जलधारा। तो इस तरह से ये ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे मछलियों के उत्पादन का बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, इस जगह पे आपको पता है, और इस जगह पे ये यहाँ पे इनको देखिए आप, ये दोनों क्षेत्रों को देखिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कुरोशियो और ओशियो जलधारा मिल रही है। कुरोशियो गर्म जलधारा और ओशियो ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे जापान सी है, यहाँ पे मछलियों के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार होता है। ऐसे यहाँ पे ग्रांड बैंक ये और गल्फ स्ट्रीम और ये कनारिया और लेब्रोड जलधारा मिलती है। तो यहाँ पे भी मछलियों के लिए अच्छा ग्राउंड तैयार होता है। अब आगे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, एक एक करके देखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन आंसरों पे चलते हैं। अब हम देखते हैं बर्षण किसे कहते हैं, फिर बाद में देखेंगे हम जल चक्र किसे कहते हैं। तो बर्षण, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा हिम या सहिम के रूप में धरती या समुद्र से नीचे गिरता है, इसको हम बर्षण कहते हैं। अब हम देखते हैं जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो किन किन कारकों से लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है? जैसे भूकंप है, और भूकंप है, तट की आकृति और ये ज्वार भाटा, ज्वारीय तरंगे, इन से होती हैं हमारी जो लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है। अगला है हमारा फोर्थ, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो महासागरीय जल की जो गति होती है उसको तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, इसको समुद्री धाराएं इसको प्रभावित करती हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो हम देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। भाटा जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से उत्पन्न होता है। महासागरीय धाराएं क्या है? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, इनको हम महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक तो ठंडी और दूसरी गर्म। अब देखते हैं समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, इसलिए इसका जल नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है? जैसे अपशिष्ट पदार्थ उसमें डाल दे रहे हैं, रासायनिक वगैरह, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह, और जो गंदे सामान है वो जल में डालने के कारण, रसायन वगैरह के कारण जल का गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। आप देख सकते हो, उसको हम कहते हैं जल चक्र कहते हैं। अगला है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। आगे हम देखते हैं हमारे इन क्वेश्चनों को। ये है, कैस्पियन सागर विशालतम झील है, ज्वार भाटा ये मैच कर रहा है। विशालतम ज्वार भाटा जल में अत्यधिक उतार एवं चढ़ाव होता है। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगें होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो ये चारों मैच कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग सबको ये पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और कोई भी नई सूचना होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और नए दोस्त हैं हमारे, वो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।